हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का नई दिशाएं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है। हम लोग ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए मैथ प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम्स के पैटर्न जो अभी तक के रहा है और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ जरूर बने रहें और अपने दोस्तों तक जिन भी बच्चों का रेलवे के एग्जाम हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा देंगे तो उनको भी बेनिफिट हो पाएगा। तो इस सेशन में हम लोग या फिर आने वाले जो भी मैथ के सेशन फिलहाल होंगे वो रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए होंगे और उसी में हमारी कोशिश बस ये होगी कि हम लोग चैप्टर वाइज करके मैथ के प्रैक्टिस सेशन यानी कि मैथ के आपको सवाल का हम सॉल्यूशन कराएंगे। सॉल्यूशन में हमारा प्रयास ये होगा कि सवाल को बनाए तो उसमें आप समय कम से कम कैसे मैनेज करेंगे, मतलब कि सवाल में कम से कम समय कैसे खर्च करके उसके आंसर तक पहुंचेंगे, समय को बचत कैसे करना है, ये आपको हमारा सिखाने का मुख्य ध्येय होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 एपिसोड होगा। आज ये पहला एपिसोड है। क्वेश्चन होगा कि हम लोग प्रयास ये होगा कि कम से कम हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करें। चलिए आज के सेशन को शुरुआत किया जाए और अपने दोस्तों तक सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगे, वीडियो देखने के बाद से आपको जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बता दीजिएगा। चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य का 20%, 20% का मतलब होता है 20/100। बात हानि की है तो जिसकी बात होती है ऊपर वाला वही होता है। हानि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, किस मूल्य पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हानि की बात हो रही है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा। अगर क्रय मूल्य पर हानि की बात होती तो नीचे वाला क्रय मूल्य हो जाता, लेकिन विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई वस्तु 100 रुपए में बेचे और बेचकर आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ, तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि उस वस्तु को जो आप खरीदे होंगे यानी कि उस वस्तु का जो सीपी रहा होगा, सीपी जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो 120 रुपए रहा होगा। क्लियर बात है। आपसे पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत का मतलब वास्तविक हानि प्रतिशत, और वास्तविक हानि प्रतिशत निकलता है सीपी पे। तो सीपी पे हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो हानि को ऊपर, सीपी नीचे जो कि 120 है और इंटू में क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। अब काटिएगा तो 20 से कम, 20 छक 1/6 हुआ और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 16.16% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप ये ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपको देखिए ये 50/3 दिख रहा है ना, 50 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आपको ये बातें स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बता देंगे। ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल आपके सामने आपके समक्ष दिखेगा। दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ। अच्छा, यहां पर भी 20% लाभ बोला है, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, पहले 20% का मतलब 20/100 हो गया। लाभ बोला है इसका मतलब ये ऊपर वाला लाभ हो गया, लेकिन यहां पे 20% जो लाभ बोला है वो लागत मूल्य पर बोला है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप सीपी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। तो ये सीपी है। तो आपने 100 रुपया में कोई सामान खरीदा, बेच के 20 रुपया का फायदा हो रहा है आपको, यानी हम ये बोल सकते हैं कि आप उस वस्तु को बेचे हैं 120 रुपए में। आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करें, तो हमें लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। लाभ 20 रुपए का है और वो भी विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर बोले
उस मूल्य को नीचे रखा जाता है। तो विक्रय मूल्य 120 है, विक्रय मूल्य पर बोला है, और इंटू में आप सॉल्व करेंगे 20 से कम 20 से 6 बार में 1/6 का परसेंटेज वैल्यू आपका 16.66 आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ प्रतिशत होगा 16.66, या इसको आप 16.2/3% भी बोल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन अंतर बस ये है कि पहले वाले में आपको हानि बोला था और पहले वाले में विक्रय मूल्य पर हानि बोला गया था, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें लाभ बोला है, लेकिन इसमें लाभ लागत मूल्य पर यानी कि सीपी पर बोला गया है। बस थोड़ा सा बस ये अंतर है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, आपके समक्ष दिखेगा, क्वेश्चन नंबर आपको ये 3, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, ये 3 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को इतने रुपए में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य बताइए। तो आप इसको रेशियो का यूज करके भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक समान के भी बना सकते हैं। तो अगर आप माने कि भूखंड का वास्तविक मूल्य x है, तो 3 बिचौलियों से खरीदा है और प्रत्येक बिचौलिए ने 20% लाभ कमाया। तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है? तो 20% लाभ का मतलब होता है कि 100 रुपए का सामान आपको 120 में बिकेगा। यानी कि अगर आप एक फ्रैक्शन बनाएं, रेशियो बनाएं, तो आप उसको 120/100 लिख सकते हैं, या फिर 6/5 भी लिख सकते हैं। ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए 20% लाभ बोला है ना, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 120/100, एक फ्रैक्शन ये बनेगा, या आप इसको काट के 6/5 भी कर सकते हैं। तो आप 20/100 बोले चाहे 6/5 बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो 3 बिचौलिए हैं, तो ये 20% लाभ तीनों में से प्रत्येक बिचौलिया ले रहा है, तो ये 6/5 ये 3 बार आएगा, ये 6/5 6/5। तो ये था वास्तविक भूखंड का लागत मूल्य। लेकिन पहले बिचौलिए ने अगर लाभ लिया तो अब इतना मूल्य हो जाएगा, दूसरे बिचौलिए ने 20% लाभ लिया तो इतना मूल्य हो जाएगा, तीसरे बिचौलिए ने 20% लाभ लिया तब इतना मूल्य हो जाएगा। यानी कि तीनों बिचौलियों के द्वारा जो अपना लाभ है लेने के बाद जमीन का कीमत हो गया इतना। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो व्यक्ति ने भूखंड को खरीदा कितना में है, तो 3,45,600 में, अर्थात ये जो वैल्यू है वो टोटल इसके बराबर है। क्लियर? अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 से काटिएगा, 6 पचे 4, 6 7 42 और 6 से फिर कटेगा, ठीक है। 6 से काटेंगे तो ये 6 से आपका फिर कट जाएगा, आपका ये 6 9 54 और 3 6 96, आप फिर 6 से काटेगा तो 16 से बार में कट जाएगा, 16 से बार में कट जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 1600 गुणे 125। तो लास्ट में तो आपका डबल जीरो आना है, और 16 में 5 से 88 8, 16 दूना 32 और 8 40, 4 16 और 4 कितना 20, 2 पे 5 जीरो, 2 पे 5 जीरो। ऑप्शन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप पैटर्न को ध्यान में रखते जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा कि आप समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए। आज ये अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। फटाफट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें आपको हम कंसेप्ट नहीं सिखा रहे हैं, फर्स्ट हम लोग प्रैक्टिस यहां पे कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपए की लागत पर छापी, 2000 प्रति 70,000 रुपए की लागत पर छापी। उसने नमूना प्रति के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। 2000 छापी है, उसमें से 400 बांट दी है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो 2000 छापी है और आपको ध्यान रखना है कि 400 बांट दी। बांटने का मतलब फ्री में, मुफ्त में,
यानी कि उसके पास अगर बेचना वो चाहे तो उसके पास सब अवेलेबल कितना है 1600। 2000 छापा है लेकिन 400 उसने मुफ्त में बांट दिया है। बेचने के लिए उसके पास कितने अवेलेबल है 1600 प्रतियां, ठीक है। और छापने में उसको लगा था 70,000 रुपये। अब कह रहा है कि उसने मुद्रित कीमत पर, मुद्रित मतलब होता है कि जो उसने एक या फिर पुस्तक का जो उसने कीमत रखा है उस कीमत को हम लोग मुद्रित कीमत कहते हैं, जिसको आप प्रिंट रेट बोल सकते हैं या फिर एमआरपी आप बोल सकते हैं। 30% छूट दिया और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपया है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। समझिएगा, प्रत्येक पुस्तक का जो मुद्रित कीमत है 75 रुपया है और उसने मुद्रित कीमत पर 30% छूट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 75 का वो 70% यानी कि 7/10, 75 का 70% यानी कि 7/10, 7 क्या जी 10 रुपया में एक पुस्तक वो सेल कर रहा है। इतने रुपए में एक पुस्तक क्या कर रहा है वो सेल कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 75 रुपया आपका एक पुस्तक का प्रिंट रेट है, उसका 30% वो छोड़ दे रहा है तो उसका 70% लेगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद से आपका ये 5 से 2 बार में, 15 बार में, और ये 15 7 105, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 52.5 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा 52.5 रुपया आ जाएगा। एक पुस्तक का कीमत हो गया 52.5 रुपया। इतने रुपए में वो बेच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 2000 प्रतियां उसने छापा था और टोटल 70,000 रुपए उसको लगे थे, तो एक का कितना खर्चा आ गया, तो 70,000 को हम लोग सीधे डिवाइड कर देंगे किससे 2000 से, ये कट गया। अब ये काटिएगा तो 2 से कटेगा 35 बार में, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रति या फिर एक पुस्तक को प्रिंट करने में उसको 35 रुपए का खर्चा आया था। क्लियर। और एक पुस्तक को बेच रहा है 52.5 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है ना, उसको क्या हो रहा है जी फायदा हो रहा है, उसको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। लेकिन अब यहां पे समझने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात यहां पर यह है, अच्छी से पूछा गया कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अगर हम लोग एक एक करके निकालेंगे ना, एक पर निकालेंगे तो ये एक पर तब सही होगा, एक पर वो तब सही होगा जब उसने जितना प्रति छापा होता उतना प्रति वो क्या कर दिया होता, तो उतना प्रति वो बेचा होता, तब जाकर आप एक पीस पर यहां पर कैलकुलेशन करते तब मामला फिट हो जाता। लेकिन यहां पे 2000 उसने क्या किया है, 2000 प्रति उसने छापा है और 1600 उसने बेचा है, तो एक पीस पर आप निकालेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल एक बार देखिए, टोटल आपको सेलिंग प्राइस तो पता ही है, इसको आप रहने दीजिए। देखिए टोटल सीपी की हम बात करें तो टोटल सीपी कितना है 70,000 रुपया है, टोटल सीपी कितना है 70,000 रुपया है। और अगर हम टोटल एसपी की बात कर लें तो ये हम जो एसपी निकाले हैं ये एक पुस्तक में निकाले हैं, लेकिन वो अगर देखें तो कितना पुस्तक बेच रहा है, तो 1600 पुस्तक बेच रहा है, तो 1600 पुस्तक बेचकर उसको कितना मिलेगा, तो आप इतना में 1600 से गुणा कर दीजिए। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपको ये कटेगा ये 800 बार में, और ये 15 7 कितना हो गया 105, और इंटू में क्या है 800, तो अगर आप 105 का 8 गुना करते हैं तो ये 800 क्या आएगा 40, और इस पे कितना 000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 70,000 था, तो ये 84,000 हो गया, 84,000 हो गया। यानी कि उसने टोटल इन्वेस्ट किया 70,000 और बेचकर कितना पाया 84,000। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको 14,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पे, तो 70,000 रुपए पे, क्योंकि 70,000 इन्वेस्ट किया था, और इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको हल कीजिएगा तो 3 से 3 खत्म, और यहां से 14 कम 14 बचे, 1/5 ये काटेंगे कितना आएगा 20, यानी कि उसको टोटल बिजनेस में 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये अगर आप ऑप्शन देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ये एक इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर बनेगा।
अगर आप इस क्वेश्चन में क्या करते, अगर आप एक एक पीस पर कैलकुलेशन करते तो ये आपको गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि उसने खरीदा है उसने छापा है 2000 पीस, लेकिन उसने सेल किया कितना, 1600 पीस। इस वजह से अगर आप एक पीस पे कैलकुलेशन करते तो गड़बड़ हो जाता, वहां पे आपका आंसर गड़बड़ हो जाता। आपका जो कैलकुलेशन होता वहां से जो आंसर आता आपके ऑप्शन से मैच नहीं करता मतलब कि आपका गड़बड़ हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि टोटल, आपको सीपी तो पता ही था, हमने टोटल एसपी निकाल दिया, तब जाके यहां पे हमने गणना की। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे करते क्या है कि सिली मिस्टेक कर देते हैं, मतलब कि उनको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई यहां पर एक पर निकाले कि पूरे पर निकाले। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेशन मतलब कि पूरा आपको सीपी पता होना चाहिए और पूरा एसपी पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व करेंगे, या फिर उसका जो आंसर आएगा वैसे तो वो सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बात को समझ पाए होंगे, एकदम मामला फिट चल रहा होगा। जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके सामने है ही, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर इंगित कर दे, बता दे कि ये मामला है। ठीक है, चलिए, तो ये था चौथा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन के बाद से हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको फिर दिखेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथे क्वेश्चन के बाद से पांचवें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पांचवें में कह रहा है कि एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में खरीदा गया और रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2400 रुपए व्यय किए गए। देखिएगा, 1600 में खरीदे और पत्थर के साथ आप अंगूठी बनाए तो 2400 रुपये व्यय हुआ, यानी कि टोटल अंगूठी पर खर्चा कितना हो जाएगा? तो अंगूठी पर टोटल खर्चा हो जाएगा 1600 और प्लस 2400 यानी कि 4000 रुपया। मुंबई में उससे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया, मतलब कि उसका विज्ञापन निकाला गया कि अंगूठी जो है जिसमें आपका पत्थर भी शामिल है, रूबी पत्थर भी शामिल है। देखिए, टोटल अगर आप अंगूठी का कीमत देखें तो वो हो जाएगा 4000। कैसे? तो 1600 रुपये का तो आपका पत्थर ही है और बाकी 2400 रुपया का अंगूठी बनाने में खर्च हो गया, तो टोटल आपका खर्चा हो गया 4000। लेकिन जब इसको मुंबई लाया गया तो उसका कीमत रखा गया 7800 रुपया। 7800 रुपया रखा तो गया है, लेकिन उसमें कह रहा है कि 10% छूट दी गई है। तो 10% छूट देने का मतलब इसका 90% यानी कि 9/10 ही लिया गया है। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब इसको हल करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 0 और ये 9 8 72 2 7 और 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा 70, यानी कि उसको इतने रुपए में बेचा गया। तो आपसे पूछा ये है कि आप ये बताइए कितना परसेंट है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए आपको लाभ कितना हो रहा है, तो 3020 रुपए के कितने पे, 4000 रुपए पे, और इंटू क्या करेंगे आप 100। अब यहां से काट लीजिए, 2 आए कि 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से 2 बार में 2 से कटेगा, ये 151 हो जाएगा। और 151 का आधा करेंगे तो 75 गुना 150 होता है ना, ये 75.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 75.5%। ऑप्शन अगर आप देखें तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आसान सा सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। 5 के बाद से अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से ये छठा क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोला गया? इसमें आपसे बोला ये गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी होगी? तो ये तो वही सवाल है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हो तो ए वस्तुओं को B रुपए में खरीद कर C वस्तु को D रुपए में बेचा जाए, ये आपका वही सवाल है। तो हम लोग करते क्या इसमें कि पहले वस्तु की संख्या लिखते हैं और उसके बाद से उसकी कीमत को लिखते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि 10 नग 8 रुपए में खरीदा, 10 नग ये संख्या है, कितने रुपए में? 8 रुपए में खरीदा। ये सीपी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रही है? सीपी की बात कर रहा है। और 8 नगों को 10 रुपए में बेचा, 8 नगे
10 रुपए में यहां पर ये एसपी की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब आप इसमें करते क्या है, कैसे क्रॉस गुणा कर दीजिए। अगर आप पढ़े हो ट्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको याद होगा, तो ऐसे क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो ये क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 8 8 64 हो गया, 64 रुपये उसका सीपी हो जाएगा। सीपी देखिए सीपी, और 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, यानी कि 100 रुपया उसका एसपी हो गया। एसपी हुआ और ये सीपी हो गया। तो आपने सामान खरीदा 64 में और उसको बेचा कितना है, 100 में, तो जाहिर सी बात है कि लाभ कितने का हो गया, लाभ कितना हो गया, तो 36 का हो गया, 36 का लाभ हो गया। तो 36 का लाभ हुआ कितने पे, 64 पे, और इंटू में क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। तो ये काटिएगा, तो काटते हैं, अगर आप 4 से कटेंगे 9 बार में, 4 से कटेगा 16 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो कंप्लीट ये 25 9 225 हो जाएगा। इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 5 20 से, और ये 4 6 24 यानी कि 56.25% आएगा, 56.25 है। ऑप्शन अगर आप देखें तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप प्रॉफिट एंड लॉस में निश्चित रूप से पढ़ते हैं, अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये पैटर्न भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं वस्तु की संख्या, और उसके बाद से हम लिखते हैं उसका मूल्य। इतना करने के बाद से क्रॉस गुणा करके बाकी सीपी वाले लाइन में सीपी आता है, एसपी वाले लाइन में एसपी आता है, बाकी आप उसके आगे हल करके लाभ है तो लाभ निकाल लीजिए, हानि है तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। एकदम सिंपल सी बात है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए 7 में करें कि एक जूता बनाने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे, 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे, और प्रत्येक जूते की कीमत 189.50 रुपए थी, तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये देखिए 50 जोड़ी जूते, 50 जोड़ी जूते कितने रुपए में, 10,000 रुपए में कंपनी ने क्या किया, सेल किया, बेचा। और आपसे बोला है कि प्रत्येक जूते की कीमत, प्रत्येक जूता नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहां से एक जूते का निकालते हैं, देखिए बेची तो एसपी ना हुआ, अगर आप एक जूते का एसपी निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 50 गुना 100, 200 रुपये आ जाएगा। एक जोड़ी जूते का एसपी आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। और यहां पे अगर आप देखें तो इसमें बोला है कि प्रत्येक जूते नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रत्येक जूता अगर आप 189.50 में बेचेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे आपसे पूछा है लाभ, अगर आप एक जूता को 189.50 रुपये में बेचेंगे तो एक जोड़ी बिकेगा 189.50 का डबल में, जो कि इससे क्या होगा, ज्यादा। तो इससे ज्यादा अगर सीपी हो जाएगा इतना में आप एक, इससे का मतलब क्या होगा, अगर आप एक जूते का यहां से एसपी निकालेंगे 200 आएगा, एक नहीं, एक जोड़ी का, क्योंकि ये जोड़ी बोला, क्लियर। तो ये आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो ये प्रत्येक जूता बोला है ना, तो प्रत्येक जूते का मतलब यहां पे प्रत्येक जोड़ी जूता है, तो प्रत्येक जोड़ी जूते की कीमत, प्रत्येक जोड़ी जूते की कीमत आपका यहां पे कितना है, तो 189.50 रुपया। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका सीपी, प्रत्येक जोड़ी जूते की सीपी है। और यहां से अगर आप प्रत्येक जोड़ी जूते की कीमत निकालते हैं, एसपी निकालते हैं, तो आपने 50 जोड़ी जूते इतने रुपए में बेचे हैं, तो एक जोड़ी का निकालेंगे तो इसमें 50 से भाग कीजिए, काटी गई यहां पे, तो ये 50 दूना 100, यानी कि एक जोड़ी जूते आपने बेचे कितने रुपए में, 200 रुपए में। और आपने एक जोड़ी जूते, हालांकि एक जोड़ी जूते खरीदने में ये बात नहीं बोला है, प्रत्येक जूते बोला है, तो वहां पे मिसप्रिंट हो गया। वहां पे प्रत्येक जोड़ी जूते की कीमत आपको वहां पे समझना है, और वो कितना है, 189.50 रुपया, क्लियर। तो आपने एक जोड़ी जूता खरीदा इतने में और एक जोड़ी जूता बेचा इतना में, तो आपको एक जोड़ी जूते पर कितने का फायदा हो गया, तो फायदा हो जाएगा 10.5 रुपए का, मतलब 10.50
या फिर 10 रुपया 50 पैसे का फायदा हो गया। और टोटल कितने जूते थे, तो 50 जोड़ी जूते थे, तो एक जोड़ी पर इतना फायदा हो गया, तो 50 जोड़ी पे इतने का फायदा हो जाएगा। और वही आपसे पूछा है कि लाभ कितना हुआ, लाभ ही तो पूछा है, तो इसको हल कर देना है। तो ये हो जाएगा इतना 1050 बटे 100 और इंटू में क्या 50 काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा और यहां से फिर काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 525 आएगा। यानी कि टोटल व्यवसाय में, बिजनेस में अगर आप देखें तो 525 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में थोड़ा सा ही फॉल्ट ये था कि यहाँ पे प्रत्येक जूते नहीं है, प्रत्येक जोड़ी जूते हैं। तो इस बात को आपको समझना है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। पहले आप क्या कर लेंगे कि एक जोड़ी जूते पर कितने का फायदा हो रहा है वो निकाल लीजिए, और चूंकि 50 जोड़ी जूते टोटल बेचे गए हैं तो एक जोड़ी पर इतना फायदा, तो 50 जोड़ी पे इतना से इंटू कर देंगे, आपका टोटल प्रॉफिट निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आज एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। 8 में क्या आपसे कहा गया है, आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 टूट गए। एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 टूट गए। शेष अंडे उसने 4 रुपया 80 पैसा प्रति दर्जन की दर से बेचे और इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ। तो कुल निवेश कितना था, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए 200 व्यापारी ने अंडा खरीदा, लेकिन उसमें से कितने टूट गए, 38 टूट गए। यानी कि उसके पास बेचने के लिए कितने बचे, तो 162 अंडे उसके पास बेचने के लिए बचे। 200 अंडा उसने खरीदा, 38 तो टूट ही गया, तो 38 माइनस कर देंगे। 38 माइनस करने पर कितना 162 आएगा। 162 अंडा ही तो बेच पाएगा क्योंकि 38 तो टूट ही गया। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि शेष अंडे उसने 4 रुपया 80 पैसा प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। समझिएगा, शेष अंडे 4 रुपया 80 पैसा प्रति दर्जन, ये एक दर्जन का क्या है, विक्रय मूल्य है। यानी कि एक दर्जन का विक्रय मूल्य जब इतना रुपया है तो एक का विक्रय मूल्य ये होगा, और एक दर्जन का मतलब होता है 12 अंडा। तो 12 अंडा जब आप इतने रुपए में सेल कर रहे हैं तो एक अंडे का विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। क्लियर है बात। अब जब एक अंडे का दाम इतना रुपया है, मतलब कि दाम मतलब यहां पे कौन सा दाम, बेचने वाला कीमत, और इतने रुपए में बेचने पर आपको हो क्या रहा है, तो आपको हो रहा है 8% का फायदा। इतने में अगर आप बेच रहे हैं एक अंडा तो आपको हो रहा है क्या जी, 8% का फायदा। तो अगर आप एक अंडे का क्रय मूल्य निकालें, ध्यान दीजिएगा, एक अंडे का क्रय मूल्य निकालें तो हो जाएगा 100 बट्टा क्या 108 हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं ना, जैसे अगर आप 8% लाभ के लिए एक फ्रैक्शन बनाएंगे तो 108 बट्टा 100 होगा। अगर आपको सीपी चाहिए तो सीपी को ऊपर एसपी को नीचे कर देंगे, तो 100 बट्टा क्या हो गया 108। तो ये हो गया एक अंडे का सीपी। ठीक है, तो चूंकि आप यहां पे 200 अंडे की बात थी लेकिन 38 अंडा टूट गया, तो सारा खेल किस पे चलेगा 162 पे। तो 162 अंडा उसने 162 अंडा बेचा, तो मतलब 162 अंडे जब आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 162 अंडे का विक्रय मूल्य निकलेगा। तो जब आप सीपी भी निकालेंगे ना तो वो 162 अंडे का ही सीपी निकलेगा, 200 का नहीं निकलेगा। और जो 162 अंडे का सीपी निकलेगा वही आपका वास्तविक सीपी होगा। ठीक है, यहां पर 200 का यूज नहीं करना है, क्योंकि आप जब बेचने जाएंगे तो बेचेंगे कितने अंडे, 162 अंडे, क्योंकि 38 तो टूट गया। तो जब आप सीपी निकालेंगे तो 162 का ही निकालेंगे, और जो 162 का सीपी आएगा वही वास्तविक सीपी होगा। बात क्लियर है। तो हम लोग देखिए ये एक अंडे का सीपी है और 162 अंडे का सीपी निकालेंगे तो 162 से इंटू कर देंगे हम। बात क्लियर है। यहां पे 200 नहीं करना है, 200 कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पे देखिए दशमलव हटा दी यहां पे, तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया। अब यहां से 100 से 100 खत्म, काटेंगे तो ये देखिए यहां से कटेगा आपको 28 6 108, 98 162, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में कट जाएगा। आगे अगर आप काटे हैं दशमलव भी हट चुका है, तो ये 12 चौका 48 मतलब 40 बार में कटा। और फिर अगर आप काटें तो 2 से कटेगा ये 20 बार में, और 20 से कितना हो गया 60 रुपया। यानी कि 60 रुपया क्या निकला सीपी। टोटल जो निवेश रहा होगा वो 60 रुपए का रहा होगा। टोटल निवेश कितने रुपए का, 60 रुपए का रहा होगा।
ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन दो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था। तो अब आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये चूंकि पहला सेशन था, तो पहला सेशन आपको कैसा लगा, कितना समझ पाए, इसको हम ज्यादा आज लंबा नहीं कर रहे हैं। आज का जो सेशन है, अगर आप उसको एंजॉय करे हैं, आप उसमें कुछ सीख पाए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, इससे बेनिफिट हुआ, तो आगे आने वाले सेशंस भी हम लोग प्रैक्टिस वाले सेशन ही रखेंगे। ये सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप इस तरह के सेशन को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कर रहे हैं, तो आगे आने वाला सेशन इसी के अनुरूप होगा, इसी को ध्यान में रख के हम बनाएंगे। आपकी पसंद पर ये सब चीजें, अगर ये पसंद है, तो आगे आने वाला सेशन भी आपको प्रैक्टिस सेशन ही होगा। अगर आप इसको नहीं देखेंगे, इस सेशन को नहीं एंजॉय किए, नहीं देखें, कमेंट नहीं किए, लाइक नहीं किए, दोस्तों तक शेयर नहीं किए, तो फिर हो सकता है कि आगे आने वाला सेशन जो है कुछ और लेकर हम आए। ठीक है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आगे आने वाला सेशन जो है इसी मतलब कि प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू करें, या फिर आप कोई चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और कौन सा चैप्टर, अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और प्रैक्टिस करना है तो बस आपको कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस लिखकर डाल दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जरूरी है। और वैसे भी जिन बच्चों का एग्जाम करीब है, रेलवे का एग्जाम, उनको तो प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये 8 क्वेश्चन आपको हम बताएं, और 2 क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। 2 क्वेश्चन आपको हम देते हैं। आप चूंकि अंतिम मतलब पड़ाव में, एग्जाम आपका करीब है, तो आपका तैयारी ठीक ठाक होगा, तो अंतिम पड़ाव में है, 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए। नई दिशाएं कोचिंग सीवान आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। फिर से मिलते हैं, मैं अमरिंदर अगले सेशन में।